तो क्रांतिकारी आंदोलन से पहले बताए थे क्रांतिकारी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, उसके पीछे उग्रवादी मानसिकता वाले राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका रही थी। ठीक, आइए सबसे पहले गांधीवादी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। गांधीवादी आंदोलन जो दूसरे चरण यानी अतिरेकवादी मानसिकता वाले जो चरण था 1905 से लेकर 1917 के बाद गांधीवादी आंदोलन का चरण प्रारंभ होता है, गांधीयन मूवमेंट। और उस दौरान हम लोग गांधी जब भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं उसके बाद भारत में जो राजनीति की जो स्वरूप है वो बदल गया, क्योंकि पहले की राजनीति जो थी अर्लियर लिबरल कांग्रेस के लीडर जो कर रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन के माध्यम से कर रहा था, यानी संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहा था। उसके बाद अतिरेकवादी मानसिकता वाले जो राष्ट्रवादी नेता थे जिसको गर्मपंथी कहते हैं, वो काफ़ी उग्र विचार को रखता था, लेकिन दोनों का सामाजिक आधार, दोनों का सोशल बेस मिनिमाइज था, सोशल बेस नहीं था, जिस कारण से कोई मास मूवमेंट ह्यूज लेवल पर नहीं हो पा रहा। ह्यूज लेवल पर जब मास मूवमेंट हुआ वो गांधी जी के कारण। अब सवाल उठता है कि गांधी आखिर क्यों इतना सफल हुए। तो गांधी जब बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करते हुए जब भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आते हैं, तो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था, चाहे वो उदारवादी को लेकर और उग्रवादी पंथी को लेकर, इस दोनों का समेकित रूप गांधी प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद गांधी 1 साल तक भारत भ्रमण किए, और भारत भ्रमण के बाद भारत में राष्ट्रवादी नेताओं के साथ एक गहरी जो खाई थी, चाहे उदारवादी हो या फिर राष्ट्रवादी, ये उदारवादी और उग्रवादी के बीच, इस खाई को पाटने का प्रयास गांधी ने किया। दोनों की विचारधारा को वो समेकित रूप से रहे। और भारत में जो सामाजिक आधार था किसान मजदूरों का, उस किसान मजदूरों का सामाजिक आधार प्राप्त करने के लिए गांधी अपनी तकनीक का प्रयोग किए। खैर, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो 2 मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए कि गांधी क्यों। गांधी की राजनीतिक आंदोलन समझने से पहले गांधी की विचारधारा को समझना जरूरी है। गांधी पर न केवल टॉलस्टॉय का प्रभाव था, बल्कि गांधी के राजनीतिक जीवन पर थोरियो का प्रभाव था, उपनिषद का प्रभाव था, गीता का प्रभाव था, कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। तो सबों के प्रभाव को समेकित कर गांधी जी अपना प्रभाव भारत की राजनीति में स्थापित किए, और वो न केवल भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए, बल्कि आज गांधीवादी आंदोलन 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक है, रिलेवेंस है। खैर, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गांधी क्यों। तो गांधी को समझिए। गांधी का कहना था कि कोई भी राजनीतिक कार्य प्रारंभ करने से पहले सामाजिक आधार आवश्यक है, और सामाजिक आधार किए गए कार्यों के अनुसार तैयार होता है। गांधी बगैर सामाजिक कार्य किए हुए सामाजिक आधार प्राप्त करना नहीं चाहता था, और उसी सामाजिक आधार को तैयार करने के लिए उसने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया। बिहार में चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किए अपने भारत की राजनीति के संदर्भ में, और उस दौरान चंपारण सत्याग्रह में वो सत्याग्रह का सफल प्रयोग किए भारत के संदर्भ में। हालांकि सत्याग्रह सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। तो गांधी का जो पहली बात है कि किसी भी राजनीतिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले सामाजिक आधार तैयार करना चाहिए। दूसरी बात थी कि बगैर किसी कारण का राजनीति प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी परिस्थितियों को समझे बगैर कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं प्रारंभ करना चाहिए। और तीसरी जो बातें थी गांधी के संदर्भ में कहा जाता है कि अपनी विचारधारा को किसी संगठन पर आरोपित करना चाहिए, यानी थोपना चाहिए, ना कि किसी संगठन की विचारधारा स्वयं के ऊपर आरोपित कर देना चाहिए। तो इन सारे बातों को लेकर गांधी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए। खैर, 16 में गांधी जी
कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, है ना। गांधीवादी आंदोलन जो चला था 1917 से 1947 तक की बात करेंगे, और इसमें जो है कहा जाता है कि गांधीवादी आंदोलन प्रारंभ 1917 से होता है, जब चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करता है। ठीक, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी शामिल हुए। बिहार की ओर से जो प्रतिनिधि करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, वो एक राजकुमार शुक्ल थे और दूसरा ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह। ये दोनों वहाँ लखनऊ अधिवेशन में गए और गांधी जी से मिले। चूँकि इन दोनों को गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य था उसके बारे में जानकारी थी कि गांधी कैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन चलाकर सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोगों को न्याय दिलाए हैं। तो राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार कांग्रेस की ओर से किसान का प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद रिक्वेस्ट किए और चंपारण के किसानों की समस्या उनके पास रखे। गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्या सुने बगैर चंपारण के किसानों की समस्या सुने बगैर यहाँ का जो प्रस्ताव पारित होना था वो पारित नहीं किया। लेकिन किसी तरह फिर राजकुमार शुक्ल काफ़ी अनुनय विनय से, राजकुमार शुक्ल के अनुनय विनय के कारण गांधी जी तैयार हुए चंपारण आने के लिए। और चंपारण आने के लिए जब गांधी जी तैयार हुए तब जो है सो ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा ने उस लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के संबंध में, चंपारण के किसानों के संबंध में वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रश्न पूछता है कि चंपारण के संबंध में, यानी चंपारण किसान के संबंध में प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी को बोला था प्रस्तुत कीजिए, लेकिन गांधी जी उतना ध्यान नहीं दिए। सोचे होंगे छोटा मोटा प्रोग्राम है क्या इसको, लेकिन गांधी जी को तब आभास हुआ कि सामाजिक आधार तैयार करना है तो किसानों के साथ संघर्ष करना है। खैर, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए। खैर, इसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी का चंपारण किसान आंदोलन, जिसको नील आंदोलन भी कहेंगे, कि पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो पृष्ठभूमि देखिए, किसी भी आंदोलन का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण होते हैं। और मैंने पहले भी कई बार बताया कि आंदोलन अचानक नहीं होते, उसके लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। क्रांति सडनली होती है, रिवॉल्यूशन सडनली होती है, बट मूवमेंट जो है सो धीरे धीरे होता है। तो इसके पीछे जो कारण थे वो मुख्य रूप से हम 4 कारणों पर चर्चा करेंगे कि चंपारण किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि। नंबर 1 कि औपनिवेशिक नीतियाँ, है ना। औपनिवेशिक नीतियाँ यानी कॉलोनियल जो ब्रिटिश की जो नीति थी वो कितना हद तक आंदोलन को आगे बढ़ाने में कार्य किया। दूसरा, चंपारण में प्रचलित 3 कठिया प्रणाली। तीसरा, कृषकों में बढ़ता असंतोष, यानी पीजेंट जो था, किसान था, वो अनसेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से। तो कृषकों में बढ़ता असंतोष। और फोर्थ जो था, किसानों की बढ़ती हुई मुश्किलें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, किसानों की बढ़ती मुश्किलें। इन 4 पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं कि चंपारण किसान आंदोलन की बैकग्राउंड पर ये सारी परिस्थितियां उस समय थी
औपनिवेशिक शासन के आरंभ के साथ ही, यानी ब्रिटिश सत्ता के आरंभ होने के साथ ही भारतीय किसानों के औपनिवेशिक शोषण का लगातार सिलसिला जारी रहा। कंटिन्यूअस प्रोग्राम था कि किसी भी हालत में ब्रिटिश का यह शोषण का उपकरण लागू रहना चाहिए। औपनिवेशिक भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण था। भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू प्रोसेस जो है, ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है, ये जो है सो कॉलोनियल पॉलिसी का एक मुख्य कारण था जो चंपारण आंदोलन उभर कर सामने आया। इस संदर्भ में देखा गया कि जैसे कि बताए थे कि कृषि का वाणिज्यीकरण करके कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था। गेहूं यानी खाद्य फसल को ना उपजाकर व्यापारिक फसलों को उपजाने पर विशेष बल दिया गया था और भू राजस्व नीति के तहत किसानों पर लगान की राशि बढ़ा दी गई थी। ये दोनों जो नीति है, ये ब्रिटिश को भारतीय अर्थव्यवस्था का जो धन है वो लंदन यानी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को फलीभूत करता था, है ना। इन दोनों का असर, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त के तहत, अस्थाई बंदोबस्त जिसको स्मरारी व्यवस्था कहा जाता था कि समय पर यदि लगान नहीं देता था तो जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी जाती थी, तो इससे लोग प्रभावित था और कृषि का वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दिया गया। और इस संदर्भ में कहा गया था कि प्रारंभ में कहा गया था कि 5 यानी 1 बीघा पर 5 कट्ठा पर जो है सो कॉमर्शियल कृषि करना आवश्यक है, लेकिन उसको फिर बाद में बदला। तो 3 कट्ठिया की बात कर लें, नाम है 3 कट्ठिया यानी 3 कट्ठा। तो चंपारण में जो गोरे लोगों का नील का व्यापार होता था, नील की खेती करता था, जिसको या नील का जमींदार जो था जिसको नीलहो कहा जाता है, वो काफ़ी मजबूती से वहाँ अपना काम कर रहा था। नील भारत के बिहार और बंगाल में व्यापक मात्रा में उपजाया जाता था और नील का कार्य जो था वो चूँकि नील को खाया नहीं जाता है, ये कमर्शियल क्रॉप्स है, और नील का प्रयोग इंग्लैंड में जो जारी औद्योगिक क्रांति था, और औद्योगिक क्रांति मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, यानी कि वस्त्र क्रांति था, और वस्त्र क्रांति में वस्त्र को रंगने में नील की खेती, नील के आवश्यक था, इसीलिए नील की खेती पर विशेष बल दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता जब यहाँ स्थापित हुआ तो बताया गया था कि प्रत्येक 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य है, लेकिन 1867 ईस्वी में इसमें बदलाव किया गया और 5 कट्ठा के जगह पर 3 कट्ठा कर दिया गया कि 1 बीघा पर 1867 ईस्वी में ये कानून लाया। और इससे पहले जो था ये था, लेकिन 1967 में जो आ गया वो 3/20 यानी 20 होता है, यानी 20 कट्ठा या 1 बीघा होता है। तो पहले था 1 बीघा पर 5 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था। अब 1867 ईस्वी में कानून बना कर दिया कि 1 कट्ठा पर जो है सो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा, 1 बीघा पर जो है सो 3 कट्ठा की भूमि पर खेती करना, उसमें भी नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे किसान काफ़ी प्रभावित हुआ और इसमें किसान काफ़ी नाराज हुआ। इसके अलावा 3 कट्ठिया प्रणाली के साथ साथ बढ़ता कृषक जो था असंतोष बढ़ गया था। किसानों को कहा गया था कि यदि आप 1 एकड़ नील उत्पादन करते हैं तो सरकार आपको 6 रुपये देंगे, सरकार आपको 6 रुपये में। लेकिन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार जब आया था तो मार्ले चूँकि यहाँ का भारत सचिव हुआ करता था, तो उसका रिपोर्ट गया कि किसान नाराज है,
तो उसको जो 1 एकड़ जमीन पर जो नील उत्पादन करता था उसको 6 रुपया मिलता था, उसकी राशि थोड़ा सा बढ़ाकर 13 रुपया कर दी गई थी कि 13 रुपया देंगे लेकिन आप नील की खेती कीजिए, है ना। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। सवाल है 13 रुपया लेने के बावजूद लेकिन नील का व्यापार बंद हो गया था, क्योंकि नील जर्मनी से आना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जर्मनी में कृत्रिम रंग जो आर्टिफिशियल कलर की खोज हो चुकी थी और जर्मनी इंग्लैंड के बगल में था, इसीलिए आर्टिफिशियल कलर के रूप में जर्मनी का रंग लेना प्रारंभ कर दिया। वहाँ का मिल मालिक भारत का नील आवश्यक नहीं समझा, तो इससे लोगों में काफ़ी नाराजगी हुई। कृषकों के साथ जो असंतोष बढ़ रहा था उसके पीछे भी कई कारण थे। किसानों में नीलहों यानी कि नील व्यापारी और नील जमींदारों के साथ असंतोष था। किसानों को जो मजदूरी मिलना चाहिए था वो मजदूरी पूरी तरह से नहीं मिलता था, नंबर 1। नंबर 2, जिस भूमि पर नील का उत्पादन किया जाता था वहाँ की मिट्टी ड्रेड हो जाती थी, मृदा खराब हो जाती थी, मिट्टी खराब हो जाती थी, जिस कारण से दूसरा फसल उस पर उत्पादन नहीं कर सकते थे। तो ये स्थिति काफ़ी भयावह थी, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। चौथा स्थिति जो है, किसानों की जो मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि किसानों के मुश्किलें बढ़ने के पीछे कारण जो था कि रासायनिक रंग केमिकल कलर जो है सो आर्टिफिशियल कलर जर्मनी से लेने लगा, और जर्मनी से जब लेने लगा तो भारत के नील की डिमांड वहाँ कम हो गई, और भारत में नील की डिमांड यदि कम हो गई तो यहाँ का जो मजदूर, यहाँ का जो किसान कर्ज लेकर नील का उत्पादन करता था वो कम हो गया, जिस कारण से किसान ऋण में आ गया, लोन में आ गया। तो ये सारी परिस्थितियाँ थी चंपारण किसान आंदोलन के बढ़ने की, और इसके पीछे जो कारण थे कोई एक कारण नहीं था बल्कि कई कारण था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और लखनऊ अधिवेशन की जब बात हुई तो लखनऊ राजकुमार शुक्ल के आदेश पर आग्रह पर किसान आए। किसानों के समस्या को सुनने के लिए गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण के लिए चले थे। डेटिंग के साथ बात कर लेता हूं। दस अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी का चंपारण आगमन हुआ। गांधी का चंपारण आगमन हुआ 10 अप्रैल 1917 को गांधी का चंपारण आगमन हुआ। लेकिन गांधी के चंपारण पहुंचने से पहले गांधी के बारे में जानकारी या गांधी की कीर्ति या गांधी के द्वारा किया गया कार्य लोगों तक पहुंच चुका था, इसलिए गांधी का बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहा था। खासकर किसानों के मस्तिष्क पर यह बात उभर कर सामने आ गई कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्रिटिश को किसानों के लिए झुका सकता है। 1867 ईस्वी में यानी 1917 से पहले भी किसानों का नील के संबंध में विद्रोह हो चुका था। जो पंडौल में एक नील आंदोलन चला था, लेकिन उतना कारगर साबित नहीं हुआ था। 1908 में भी एक नील आंदोलन चला था राज्य स्तरीय, वो भी उतना मजबूती के साथ नहीं चला था, हालांकि वो चंपारण में भी चला था और उसका नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ही कर रहे थे। तो गांधी का एकमात्र चंपारण आने का मकसद था कि किसानों की समस्याओं को समझना,
गांधी का चंपारण आना एकमात्र मकसद किसानों की समस्याओं को समझना, क्योंकि गांधी इसे अपना सामाजिक आधार तैयार करना चाहता था। इसी संदर्भ में गांधी ने मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री हुआ करता था एम विल्सन, उससे मिला। गांधी मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री एन विल्सन, मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर, एन विल्सन, इनसे गांधी जी मिला। लेकिन ये विल्सन महोदय गांधी को सहायता करने से इनकार कर दिया। बोला, ऐसे जनरली सब जगह लिखा रहा था मे आई हेल्प यू, लेकिन विल्सन लिखे हुए था मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूं, है ना। तो विल्सन ने गांधी को सहायता करने से, हेल्प करने से इनकार कर गया। बोला आई एम नॉट इंटरेस्टिंग विथ यू, आपके साथ मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, कारण कि आप किसानों की बात कीजिएगा और मैं किसान के साथ कभी नहीं दूंगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, उसके बाद तिरहुत कमिश्नरी था, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मैंगेट से मुलाकात की। मैंगेट से मुलाकात की और मैंगेट ने भी इनकार कर दिया। न केवल मैंगेट इनकार किया, बल्कि धारा 144 लगाकर गांधी जी को वहां पहुंचने से मना कर दिया, क्योंकि गांधी चंपारण प्रवेश करना चाह रहे थे। 15 अप्रैल को गांधी मोतिहारी पहुंचे। 10 को चले, 15 अप्रैल को गांधी मोतिहारी पहुंचे। जहां गोरख प्रसाद के घर में वो रुके थे। मोतिहारी में गोरख प्रसाद के यहाँ रुके थे। अगले दिन यानी 16 अप्रैल को गांधी जसवलपट्टी गांव पहुंचा। एक छोटा सा कस्बा है जसवलपट्टी। जसवलपट्टी में पहुंचने का कारण था कि वहां एक प्रतिष्ठित आदमी जो गृहस्थ था, उस पर अत्याचार की खबर गांधी को मिली थी। बहुत नेमफेम वाला व्यक्ति था, उस पर अत्याचार हो रहा था। तो गांधी जी उस व्यक्ति से मिलने के लिए जसवलपट्टी पहुंचते हैं और जसवलपट्टी में वो वहाँ जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन रास्ते में गांधी जी को मैसेज आया कि आप अविलंब यानी क्विकली चंपारण छोड़ दें, यानी चंपारण छोड़ने का आदेश जिलाधिकारी दे दिया, है ना। जसवलपट्टी जा रहे थे तो गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया।
नेता वही होता है जो प्रशासन की बातों को अवहेलना करे, मीडिया उससे क्वेश्चन करे कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। गांधी जी को लेटर मिला जिलाधिकारी का कि आपसे इस जिला को खतरा है ना, इसीलिए आप चंपारण जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए। गांधी को इस बात का अंदेशा था, क्योंकि इस तरह का कार्य उनको देखने को मिला था दक्षिण अफ्रीका में भी, कि वहाँ आदेश मिला था, लेकिन उसका अनुभव गांधी यहाँ उठा, भारत में भी उठाए। गांधी जिलाधिकारी के बातों को अनदेखा करते हुए चंपारण जाने का निर्णय पर कायम रहे। गांधी जानते थे जब एक्शन रिएक्शन होगा तो फिर मूवमेंट होगा, है ना, तो इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए गांधी तैयार थे। जिलाधिकारी की बातों को अवहेलना कर दिए, बोले हम तो जाएंगे ही, कारण कि भारत में कहीं भी घूमने फिरने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, तो मुझे कौन रोकेगा, मैं जाऊंगा। तो गांधी जी को ये बात पहले से पता था कि हमें गिरफ्तार करेगा, ठीक। तो गांधी जी ब्रिटिश कार्रवाई से डरे नहीं और आगे जाने का निर्णय लिया। गांधी जी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाकर केस भी हुआ, उन पर कहा गया कि अब आप गिरफ्तार हो जाएं। बोले ले चलिए, बोले आपने अदालत का मानना किया है, आप पर जुर्माना लगेगा। गांधी जी बोले मैं नहीं दूंगा जुर्माना, आपको देना है तो दे दीजिए। गांधी जी जुर्माना भी नहीं दिए थे, अंत में गांधी जी का वकील ही एक जुर्माना भर दिया था, लेकिन गांधी जी बोले मैं नहीं दूंगा। ऐसा इतिहास में भी हुआ, कुछ दिन पहले भारत में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के अवहेलना के कोई कानून ही नहीं था। तो जब गांधी अपने कार्यों को करने के जबरदस्ती जब जाने के तैयार हो गया, तो जनता के हुजूम को देखते हुए अंतोगत्वा भारत में ब्रिटिश को इस बात का आदेश देना पड़ गया कि गांधी को जाने दिया जाए, नहीं तो आंदोलन और व्यापक हो जाएगा। क्योंकि गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि सत्य के साथ आग्रह करना, सत्य के साथ आग्रह करना, और वह भी अहिंसात्मक रूप से। चूंकि गांधी जी के साथ ना डंडा था, ना आर्म्स था, कोई हिंसा था ही नहीं, तो अहिंसा के साथ सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता था, और गांधी इसी बात को लेकर कार्य कर रहे थे। इसीलिए कोई कानून ही नहीं बना था कि इनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके सजा दे दिया जाए। अंतोगत्वा दिल्ली से एक आदेश मिला गांधी को रिहा करने का, और चंपारण जाने की प्रक्रिया गांधी लगातार जारी कर दिया। आंदोलन के शुरुआती 2 महीनों में गांधी ने उस क्षेत्र में जो किसान थे, उस किसानों के हालात को गहराई से अध्ययन किए, क्योंकि गांधी का कहना है जब तक कि परिस्थितियों को समझे नहीं तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी पहले किसानों की परिस्थितियों को समझे, और वहाँ कहा जाता है कि लगभग 2900 गांव घूम लिए थे गांधी, और उसमें से लगभग 13,000 रैयतों की स्थिति यानी क्या दिक्कतें हैं उन सबको नोट करवाएं। उसके बाद चंपारण के किसानों के साथ मिलकर बातें की, और गांधी को इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि नील की खेती के पीछे अंग्रेजों की दमनकारी नीति है, इसीलिए इसका खिलाफ होना चाहिए। नकदी फसल की खेती से किसानों को कम से कम खाने की समस्या नहीं रहती, तो इसीलिए नकदी फसल का उत्पादन जो किसानों को काफ़ी प्रभावित कर रहा था, उसके खिलाफ गांधी सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। गांधी लगातार किसानों के तरफ से ब्रिटिश को अपना प्रतिवेदन भेज रहा था, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ, नील व्यापारियों के खिलाफ जो है सो अपना प्रतिरोध जारी रखे हुए था, और ब्रिटिश का प्रतिक्रिया में प्रतिरोध भी सामना कर रहा था। गांधी को फंसाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन गांधी सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं अहिंसात्मक रूप से, इसीलिए गांधी फंसे नहीं। काफ़ी दबाव बना, और अंतोगत्वा ब्रिटिश को जी एफ सलाई के नेतृत्व में
एक कमेटी बनाना पड़ा और कमेटी बनाया गया जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। तो गांधी जी उस GF सलाई कमेटी, जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के नाम से जाना गया है, उसमें गांधी जी भी एक सदस्य के रूप में शामिल हुए। लेकिन गांधी जी जब सदस्य के रूप में शामिल हुए तो अपने शर्तों के अनुसार, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के शर्त हैं। शर्त क्या था कि शर्त यही था कि गांधी का कहना था कि इस कमेटी में रहते हुए भी हम किसानों की बात के लिए आंदोलन तो करेंगे ही, हम इनके लिए वकालत भी, यानी अपना निजी प्रैक्टिस वकालत भी करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम चंपारण एग्रेरियन कमेटी का यदि सदस्य बन गए हैं तो हम अपना जो पेशा है वकालतगिरी का वो छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो बोला ठीक है, रहिए। गांधी को रखना मजबूरी था। और उस चंपारण एग्रेरियन कमेटी की सिफारिश जब आया, उस सिफारिश के आधार पर जो 3 कठिया प्रणाली थी वो समाप्त करने की बात की। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी जिसमें गांधी भी एक सदस्य थे, इसके रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने का रिकमेंडेशन किया गया। दूसरा, जो सरहवेशी कर था, सरहवेशी कर, इसको समाप्त कर दिया। सरहवेशी कर था कि व्यापारिक फसलों पर लगने वाला अतिरिक्त कर को सरहवेशी कर कहा जाता था। कमर्शियल क्रॉप्स यदि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेस प्रोवाइड किया जाता था किसानों के द्वारा, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई। बहुत सारे अन्य कर थे, जैसे चुलियावन कर, हाथियावन कर, तो इन सारे करों को भी समाप्त किया गया। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि जो बढ़ा हुआ कर था उस पर चर्चा हुई, तो बताया गया कि जो बढ़ा हुआ कर है उसका 1/4 कर माफ कर दिया जाए, यानी 3/4 कर वसूला जाए। अब जैसे 100 रुपया बढ़ा दिया टैक्स, तो 100 रुपया बढ़ा दिया तो 1/4 यानी 25% टैक्स माफ कर दिया जाए, यानी 75 रुपया लीजिए, 75% लीजिए, 25% लेस कर दिया गया। ये थोड़ा सा किसानों को राहत हुई। दूसरी बात, यदि किसान पैसा यदि जमा कर दिया, जो जमा हो गया फंड में, तो उसका क्या भरपाई होगा, तो उसके बारे में भी कहा गया, उसका 1/4 हिस्सा जो है सो यानी 25% वापस कर दिया जाए। यदि 100 रुपया कोई जमा कर दिया किसी किसानों के द्वारा कर दिया गया, तो उसका 1/4 हिस्सा किसानों को वापस कर दिया जाए। तो इन सारी सिफारिशों के संदर्भ में चंपारण सत्याग्रह को सफल माना जाता है और कहा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया अहिंसा के साथ सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह भारत में पहली बार सफल हुआ और गांधी के लिए भारत में राजनीतिक नर्सरी साबित हुआ चंपारण किसान सत्याग्रह। और इस तरह से चंपारण किसान सत्याग्रह भारत में गांधी के लिए राजनीतिक नर्सरी साबित हुआ और इससे प्रभावित होकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दे डाली। तो इस तरह से गांधीवादी आंदोलन का यह पहला सामाजिक आधार यानी जन आंदोलन वाला आंदोलन, मास मूवमेंट पहली बार सफल हुआ गांधी के नेतृत्व में। इससे पहले कोई उतना बड़ा जन आंदोलन देखने को नहीं मिला। जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1917 तक कोई व्यापक जन आंदोलन देखने को नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि गांधीवादी आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और गांधीवादी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रवादी चेतना और मजबूती से आगे बढ़ा। तो आज का यह क्लास आज हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सो गांधी के बाद हम आगे अहमदाबाद, चंपारण के बाद अहमदाबाद ले चलेंगे, अहमदाबाद के बाद खेरा। ये 3 आंदोलन गांधीवादी आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण है शुरुआती सामाजिक आधार प्राप्त करने के संदर्भ में। तो इस तरह से आज हम यहीं रखते हैं। तो चंपारण किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण पहलू पर जानकारी हो गई होगी कि किसानों में बढ़ता असंतोष कारण था औपनिवेशिक नीतियाँ यानी कॉलोनियल पॉलिसी जो है, जिस कारण से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को मजबूती से लागू कर रहा था। ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति लागू था यानी रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी कठोर था, जिस कारण से किसान प्रभावित हुआ था। 3 कठिया प्रणाली
पहले तो पचकठिया प्रणाली था, लेकिन 3 कठिया प्रणाली वो भी काफ़ी हानिकारक था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा भूमि पर खेती करना कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए यानी कि नील उत्पादन करना अनिवार्य था। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए गांधी जी जनता की किसानों की समस्या को समझे और किसानों की समस्या को समझते हुए सत्याग्रह किए और भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण के रूप में सफल हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, चलिए।